मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आइए देखिए यार, आज हम बात कर रहे हैं क्रमागत वाली टाइप की प्रैक्टिस की। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस वाली टाइप से पूछे जाते हैं, जहाँ सक्सेसिव से रिलेटेड सवाल होते हैं। क्रमागत से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं, इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाई 30%। कहता है मोहन की इनकम पहले साल 30% बढ़ गई। तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 यानी 10 से 13 हो गई। और अगले साल कहता है उसकी इनकम 30% घट गई, यानी 10 से 7 रह गई। तो 2 सालों में जो रिजल्ट आया मेरे बच्चे, वो हो गया 100 से 91। यानी अल्टीमेटली 100 की चीज 91 की रह गई, तो कितने की कमी? 9 की। 100 पे कोई कमी क्या कहलाती है मेरे बच्चे? परसेंटेज, यानी 9% उसकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ। अब हम इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो मेथड यही वाला हो गया मेरे बच्चे। दूसरा मेथड हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस मेथड की बात करें तो हम कहेंगे भाई पहले साल, यानी पहले कोई चीज 30% बढ़ी मतलब प्लस करेंगे, और दूसरे साल 30% घटी तो माइनस करेंगे। फिर एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू घट रही है, तो जो घट रही है बस उसके आगे माइनस लगा देते हैं, बटा 100। तो मेरे बच्चे 30 से 30 गया, 30 900, 900 को 100 से भाग दिया 9, और ये किसका आएगा? माइनस का। इसका मतलब 9% की मेरे बच्चे कमी हो रही। बात आ रही है मेरे बच्चे समझ में? अब इस सवाल को करिए। देखिए हमारा असली काम पढ़ना है। समय खराब आपका भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए। आप इस सेशन से फायदा उठाएं, यही मेरी कोशिश है। ना मैं अपनी क्लास में पढ़ाते तो कोई बकवास करता हूं, क्योंकि बकवासबाजी करने के लिए इंस्टाग्राम है, बातें करने के लिए यूट्यूब है, क्लास नहीं। जिस बच्चे ने हमें पैसा पे कर दिया, अब उसके का 1 सेकंड भी खराब नहीं कर सकते हम, ना होना चाहिए। कहते हैं यदि पंखे की कीमत 30% घटा दी जाए तो उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती, तो इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए यार, कह रहा कीमत 30% घटा दी जाए, 30% का मतलब 3/10, यानी कीमत 10 से हो गई मेरे बच्चे 3 घट के 7। बिक्री 40% बढ़ गई, 40% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 2/5, यानी बिक्री 5 थी तो 2 से बढ़ के 7 हो गई। तो कह रहा है यार अब बताओ अल्टीमेटली क्या हुआ? तो 10×5 = 50, 7×7 = 49। तो मेरे बच्चे मैं ये कहूंगा कि 50 से कोई चीज 49 हो गई तो 1 की कमी। अब मेरे बेटा सबसे पहले तो ये कि डिक्रीज होगा, सारे डिक्रीज है। दूसरी बात ये कि 50 पे अगर कोई चीज 1 है तो 100 पे क्या कहलाएगी? 2। वैसे भी 1 की कमी 50 पे, 1/50 कितना होता है? 2%, यानी 2% का डिक्रीज होगा। पहला तरीका मेरे बच्चे ये। दूसरा तरीका ये होना चाहिए हम सबका कि सर हम सक्सेसिव वाला भी लगा लें। कैसे? एक्स, यानी 30% घटा रहे हैं तो माइनस कर दिया, फिर 40% बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर दिया, -30 इंटू 40/100। ये हमारी धीरे धीरे चालाकियां बननी चाहिए, तेजी से काम खींचने की। तो ये 4×3 = 12, -12 आया। 40 में 30 गया, प्लस का 10 आया, तो -12 + 10 तो -2%, यानी उसकी वैल्यू 2% घट जानी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर सवाल का पार्टिसिपेशन आपको करना ही करना है। बताइए। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 15% और 40% की दो कार्मिक वृद्धि हुई है, एकल मूल्य वृद्धि याद करिए। देखिए यार, मैं यहां सीधा करना पसंद करूंगा। 15 जमा 40 जमा 15 गुना 40/100। आपने कहा जी मामला तो सेट है। देखो 15 और 40 कितना हो गया? 55। और 15 चौको 60, 60 को 10 से भाग देंगे 6, तो 55 और 6 61%। ये मेरा आंसर है। धीरे धीरे हम दोनों ही मेथड में ये ढूंढना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे अजित भाई के कौन सा मेथड किस सवाल में बेस्ट है। पता है इस बात को कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि कौन सा मेथड बेस्ट है। ये आपको ही धीरे धीरे वो सेंस डेवलप करना पड़ेगा किस सवाल में कौन सा मेथड अच्छा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन वाले से करूंगा तो मैं ऐसे उठाऊंगा भाई 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कोई चीज 23 हुई, बिल्कुल ठीक है। फिर 40% की वृद्धि हुई तो 5 से 2 यानी 5 से 7 हुई। 20×5 = 100, 7×3 = 21, 7×2 = 14 और 2 16, 161, यानी 100 से कोई चीज 161 हो गई तो 61 का इंप्रूवमेंट। तो 100 पे 61 का इंप्रूवमेंट मतलब 61%। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सी समझ विकसित कर आए। एक संख्या को 25% बढ़ाया गया और फिर 16% घटाया गया, तो संख्या का अंतिम मान क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे, पहले 25% बढ़ाया, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से कोई चीज हो गई 5। फिर 16% घटाया, 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16 होता है 4 गुना 4/25, यानी 25 से 4 घटा के कर दिया 21। फ्रैक्शन का अर्थ जानते हैं। अब देखो यार, 25 चौको 100 और 25 21 5 105, तो हम कहेंगे कि सर 100 से कोई चीज हो गई 105, यानी 5 का इंप्रूवमेंट। और 100 पे कोई इंप्रूवमेंट इन परसेंटेज कहलाता है, यानी 5% इंक्रीज।
वही अगर इसी बात को मेरे बच्चे मैं सक्सेसिव से करता तो मैं कहता कि भाई पहले 25% बढ़ाया, फिर 16% घटाया, फिर 25 बढ़ाया, 16 घटाया, जो माइनस हो रहा है बस उसको माइनस लिख लेंगे, यानी घटने वाली को। अब ध्यान देना, 25 चौको 100, 4 चौक 16 यानी -4, या 25 में 16 आ गया 9 जमा -4, तो 9 में 4 गया 5%। धीरे धीरे प्यार से सीखे, करिए जी। ये हमारी सोच ही गलत है कि एमटीएस में हल्के सवाल आएंगे, सीजीएल में बहुत भारी आएंगे। टीसीएस लगभग लगभग जो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, है ना, इन पे और एमटीएस में लगभग लगभग सेम लेवल रखता है क्वेश्चंस का। लेकिन क्या बात है कि इसे बच्चों को समझाना मुश्किल है। कह रहे किताब की कीमत पहले 18% बढ़ी, फिर 18% घटाई गई, तो किताब की कीमत में कुल परिवर्तन क्या होगा। देखो यार, इस बात को समझा भी देता हूं। अगर किसी चीज की कीमत पहले x% बढ़े, फिर उसकी कीमत x% घटा दी जाए, तो अल्टीमेटली क्या चेंज होगा। फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई वाला, तो प्लस एक्स, वाई में माइनस वाई, भाई फार्मूला हमारा होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब x की जगह तो x है और y की जगह -x है, तो आप जानते हैं ये कट जाएगा, ये आएगा -x²/100। तो अल्टीमेट गेम ये है कि इस तरीके के सवाल में आंख बंद करके एक बात ध्यान रखनी है कि अगर रेट सेम से बढ़ा रहे हैं और सेम से घटा रहे हैं तो वर्क करना है। तो 18 का वर्ग होता है 324 बटा 100%, यानी आंसर आएगा 3.24%। और ये भी दावा है कि घटेगा, हमेशा माइनस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है जब एक वस्तु की कीमत 5% बढ़ाई गई तो उसकी बिक्री में 10% की कमी हो गई, उस पर कुल प्रभाव ज्ञात करिए। देखिए 5% कीमत बढ़ी तो 1/20, यानी कीमत मेरे बच्चे 20 से 21 हुई है, बिल्कुल ठीक है। और बिक्री 10% घटी है, यानी 10 से, अबे मान जा भाई, 10 से 9 हुई है। तो यानी ये 200 से मेरे बच्चे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हुआ है। तो हम कह देंगे कितने की कमी हुई है जी, 11 की। 200 पे 11 तो 100 पे 11 का आधा, यानी 11 की कमी 200 पे, तो 100 पे कितनी, तो आप कहेंगे 11 का आधा 5.5, यानी 5.5 की कमी हुई है। एक तो तरीका मेरे बच्चे ये वाला। दूसरा तरीका, इसको हम सक्सेसिव से करेंगे कि भाई 5% बढ़ी है, फिर 10% घटी है, तो 5 गुना -10/100, और ये सारा प्रोसेस मन में होना चाहिए। तो 10 में 5 गया 5, और यहां आया मेरे बच्चे कितना, 0.5, भाई 50/100 यानी 1/2 मतलब 0.5, तो जोड़ेंगे तो आएगा -5.5 की कमी। हाँ जी, देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। इन ए कंपनी ऑल एम्प्लॉइज आर गेटिंग इक्वल वेजेस इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज इंक्रीज बाय 20% एंड देयर वेजेस पर हेड आर डिक्रीज बाय 18%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेजेस। तो देखो यार, एम्प्लॉय 20% बढ़े, वेजेज 18% घटी है, और मुझे किसी को समझाना नहीं है, खुद करना है पेपर में, तो मुझे इतना लिखना ही नहीं है। मुझे पता है 20 और 18 का डिफरेंस आया 2, और 18 दूनी 36, 360 को 100 से भाग दोगे 3.6 आएगा, लेकिन ये आएगा माइनस का 3.6। अब 3.6 घटाएंगे तो बचेगा -1.6, यानी 1.6% की मेरे बच्चे क्या होगी, कमी। अब आप कहें सर इसको आपने उस वाले मेथड से क्यों नहीं किया, फ्रैक्शन से। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं किया कि 18% की फ्रैक्शन, उतना अच्छा मन नहीं करता, क्योंकि 2% की 1/50, 18% की 9/50, तो वो डाटा जो है ना उसमें थोड़ा मन घबरा था, इसलिए सीधा सीधा यहां पे लपेट लिया। आइए आगे। कहता है एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क को 25% घटाने पर संग्रहालय आने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ गई, तो प्रवेश शुल्क के संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। कहता प्रवेश शुल्क 25% घटाने पर, तो 25% घटाया, मैं इसको जाऊंगा फ्रैक्शन से, लेकिन अभी मैं इससे बताता हूं। 25% घटाया और लोगों की संख्या 50% बढ़ गई। धीरे धीरे ये समझ में आएगा कौन से में क्या करना हमने। देखो 50 दूनी 100 ही आएगा 12.5, 50 में 25 गया 25 आया प्लस का, और 25 में 12.5 गया तो प्लस का आएगा 12.5%, यानी 12.5% का मेरे बच्चे इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरी नजर में इस सवाल को करने का आसान तरीका है कि फ्रैक्शन बहुत आसान है, तो मैं फ्रैक्शन से करूंगा। भाई 25% घटाया है तो 5 से कोई चीज नहीं, 4 से कोई चीज 3 रही, 50% बढ़ी है तो 2 से कोई चीज 3 रही। तो मेरे लिए बहुत आसान है कि सर 8 से कोई चीज 9 हो गई तो कितने की वृद्धि, 1 के, 1 का इंक्रीज 8 पे, यानी 12.5% की फ्रैक्शन ऐसा। हाँ है ना। सवाल में कह रहा है कार की कीमत पहले 35% बढ़ाई जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण कीमत
25% घटाई जाती कार की अंतिम कीमत में कुल प्रवृत्ति से परिवर्तन बताओ। 35 में फंसूंगा तो बेटर है कि मैं सेटल कर दूं। भाई 35 बढ़ाई, फिर 25 घटाई, बहुत सुंदर, फिर 35 गुना 25 बटा 100। दो बात पकड़नी थी। पहली बात तो यहां से ये समझना था, ये माइनस था यहाँ कि 25 चौक 100 आएगा और 4 35 को काटेगा नहीं, तो जो भी मेरा आंसर होगा उसकी फ्रैक्शन में बटे 4 होना चाहिए। आपने कहा बात सही सर, बटे 4 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, केवल एक ही जगह, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं सोल्व करने पर आ रहा हूं तो 35 में से 25 गया 10 आया, 35 बटे 4 को लिखूंगा तो लगभग लगभग लिखूंगा तो माइनस में लिखूंगा तो 8 सही 3 बटे 4। तो 10 में से घटाना है तो 8 की जगह 9 घटाएंगे तो 1 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बटे 4, तो 1 सही 1 बटे 4% का इंक्रीज होगा। क्या आप समझ पाए? स्मार्ट अप्रोच भी रखिए, समझते भी चलिए। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, इस सीपीओ का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल है। पहले प्यार से समझेंगे, फिर इस सवाल की पिटाई करके समझाएंगे इस सवाल को। देखो मेरे बच्चे, कैसे करना है। दादाजी रामनारायण की सैलरी में पहले 3 से 1/8% की कमी की गई। इसको लिखूंगा तो 8 के 24 और 1 25/8% आया। इसको लिखूंगा तो 5 7 35 और 2 37/5%। आपने कहा हाँ बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे यहां माइनस और ये प्लस है, अगर मैं फार्मूला लगाऊं x प्लस वाई वाला तो भैया -25/8 जमा 37/5, बड़े ध्यान से समझना बात को, -25/8 गुना 37/5 और बटा में 100। अब देखिए कितना लेंदी हो जाएगा सोल्व करना। कैसे सर, 25 से काटेंगे 4 आएगा, 4 5 20, 8 दूनी 16, तो यह आएगा -37/160। ऐसे ही फिर यहां घटाना है, फिर जोड़ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने सवाल में ये देखा कि यार सही बिन में जाके उसने फ्रैक्शन पकड़ा दी, तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। मैं सर इसे फ्रैक्शन वाले फंडे से भी नहीं उठाना चाहूंगा। क्यों सर? क्योंकि सर मैं 25/8% की तो फ्रैक्शन बना लूंगा, यानी 3 से 1/8% की, लेकिन 37/5 यानी 7 से 2/5% में मैं फंस जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें फंस जाऊंगा। तो क्या करें सर? तो सर फिर लफड़ा है। कैसे? देखो, अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 25, आराम से समझो, हर चीज को लड़ना है, भागना नहीं है। 25/8%, तो 25/8% का मतलब क्या बना मेरे बच्चे? 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/32, यानी 32 पे 1 की कमी की गई। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कोई चीज 32 थी तो 1 की कमी करके 31 हो गया। फिर कह रहा है 7 से 2/5%, यानी 5 7 35 और 2 37/5%। परसेंट का मतलब बटे 100, तो इसकी फ्रैक्शन बनी 37/500 का इंक्रीज हुआ, यानी 500 से कोई चीज मेरे बच्चे 537 हो। अब लफड़ा समस्या ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करूं मैं, उसका फिर मुझे कैलकुलेशन भी करनी है। तो आपको कहानी समझ में आ गई थी इस सवाल को देख के कि सर इसे x प्लस वाई वाले फार्मूले से भी नहीं कर सकते और इसको फ्रैक्शन बना के भी नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं। फिर क्या किया जाए? तो मेरे राजा, ये बात आप ही नहीं पेपर वाला भी जानता है, ये बात केवल आप ही नहीं पेपर वाला भी जानता है कि नहीं टूटेगा ऐसे। सीपीयू का क्वेश्चन है, फिर कैसे टूटेगा? ऑप्शन पे जाइए, ध्यान से देखोगे दो ही आंसर है, 3.03 और 4.04। आपने कहा हाँ सर है तो यही, बस एक जगह मोर होगा, एक जगह लेस होगा, यानी ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा खासा दे रखा है, लगभग 1.01% का। मैं क्या करता हूं, मैं लगभग चीजें उठाता हूं। भाई 3 सही 1/8 का मतलब पॉइंटों में लोगे तो लगभग 3.12 ही बना, मैं इसे लगभग 3% ही उठा रहा हूं। ध्यान देना, भी 3% ले रहा हूं, कमी हुई है। यहां मेरे बच्चे 7 सही 2/5%, तो ये बना 7.4%। मैं इसे प्लस ले रहा हूं 7.4%। आराम से सिर्फ सोचना, यानी मैं 7% ले रहा हूं, तो 7% इंक्रीज हो रहा है, 3% डिक्रीज हो रहा है, तो 7 गुना -3/100। आपने कहा मामला तो सेट है, 7 में 3 गया 4 और माइनस ये, तो 7 ये 21, 21/100 माने 0.21, तो घटाऊंगा तो 3.79% का इंक्रीज आएगा। तो पहली बात तो ये यहां पे कि सर इंक्रीज आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा, तो लॉस वाले ऑप्शन कट गए, लॉस वाले ऑप्शन कट गए। अब मुझे ये देखना है कि ये 3.79 किसके नजदीक बैठेगा, जो मैंने वैल्यू ली उसके अकॉर्डिंग। अब अगर अभी भी एक दिक्कत है, हमको डाउट है कि सर ये किसके नजदीक है, तो देखो यार साफ समझ में आ रहा है 3.79 इसके नजदीक है, यानी मेरा आंसर होगा 4.05 ना 04 मोर, लेस तो होगा नहीं क्योंकि 3.03 बहुत दूर है।
लेकिन फिर भी कोई मेरा भाई ऐसा हो सकता है जो इस बात को कहे कि ना सर, हमें यकीन नहीं हो रहा है सवाल को ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं रुक, तुझे ही तोड़ फोड़ के समझाता हूं। भाई ये 7 सही 2/5% तो तय है कि 7.4% है, तो 7.4 का इंक्रीज है। हाँ जी। कमी कितने की मेरे बच्चे? 3.12। तो मैं लगभग 3.1 ले लूं। अब तो खुश है? हाँ जी ले लिया। प्लस में 7.4 गुना 3.1 बटा 100 करेंगे। आपने कहा ठीक है। 7.4 में से 3.1 घटाओगे राजा, तो 7 में 3 गया 4, 4 में गया 3, तो 4.3 आया। बिल्कुल सही है। और ये था, माफ करना, माइनस था, तो यहां आएगा माइनस। अब एक चीज समझाना, मैं कह रहा हूं सिर्फ थोड़ा दिमाग दौड़ाना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कहानी। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो यहां 8 भी लिखा होता और यहां 3 मान लो, भाई ये 8 बना दिया, ये 3 बना दिया, तो 8 दिए 24, तो 24/100 यानी 0.24 की कमी हो जाएगी। यानी इसको सोल्व भी कर लोगे ना खूब हद से हद, तो 0.24 आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 0.24 आ जाएगा, यानी 0.24 आ जाएगा। तो 4.3 से 0.24 घटा भी दोगे ना, तो भी आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग ही रहना है। और 4 पॉइंट समथिंग में मेरे पैरों केवल और केवल मेरा ऑप्शन सी है। मैं यहां बात कर रहा हूं कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन के थ्रू चीजों को तोड़ना सीखें। अगर नहीं तोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। और यहां आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की या एसएससी जीडी की या सीजीएल की, ये काम आपको करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन लेना सीखें। देखिए यार, यदि फिल्म टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि होती है, मैं यार इसे फ्रैक्शन से तो करने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं यहां फंस रहा हूं। 8 से 1/2% की नहीं बना पाऊंगा। 8 दूनी 16 और 17/2 नहीं बनेगी मुझसे, घबरा जाऊंगा मैं। तो क्या करूं सर मैं? तो मैं एक काम तो कर ही सकता हूं। क्या? कि मैं पहले वाले को 12.5% की वृद्धि दे रहा हूं और दूसरे वाले में 8 से 1/2 की कमी कर रहा हूं। अच्छा, दोनों में इंक्रीज हो रहा है क्या? हाँ, तो दोनों में इंक्रीज है, तो दूसरा भी 8.5% का इंक्रीज है। आपने कहा ठीक है, मैं फ्रैक्शन से कर लेता अगर इसकी बन रही होती सही, लेकिन ये सही नहीं बना रहा है, तो क्या करें जी? अब देखो जी, दोनों ही जोड़ रहे हैं, तो 12.5 जमा 8.5 जमा 12.5 गुना 8.5, आराम से समझते रहो मेरी बात को, बटा 100। प्यार से इसे सुनना सीखना। भाई 12 और 8 20 और 1 21, ये तो आएगा 21। ये तो तय है कि 21 में कुछ जोड़ा जा रहा है। 21 से छोटा तो मेरे बच्चे मेरा किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा, ये नहीं। तो सी तो मेरा यहां ऑप्शन कट गया, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज है। अब इसमें क्या है कैलकुलेशन का पंगा? देखो मेरे बच्चे, 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96, यानी 0.96 तो हर हाल में आएगा ही आएगा। यानी इसका आंसर 21.96 से तो बड़ा आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पॉइंट नहीं भी होता, 0.5 नहीं होता, तब भी 21.96 से तो बड़ा ही आना था। लेकिन ये मेरे बच्चे 21.87 है, इसलिए ये कट गया। अब कहानी ये है कि मेरा आंसर बी है या डी, ये मुझे चेक करना है। बी में अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेशन, तो 22 के लगभग आंसर और ये 22.6 के लगभग आंसर है। तो ये 0.0 और 0.6 ये बड़ा रोल प्ले करने लग रहे हैं। तो इसी कैलकुलेशन को हमें समझना होगा, ध्यान से देखना। देखो यार, 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। अगर फ्रैक्शन में बनाए तो 1/8 होता है। हाँ जी। और 8.5 का मतलब, यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2 का मतलब ये वाला रहा। ठीक है जी। 12.5 को बनाते हैं, 12.5 की फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं 12 दूनी 24 और 25/2, यानी इनकी फ्रैक्शन लिख देते हैं, तो यार 25/2। और मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन 8 दूनी 16 और 1 17/2। भाई 8.5 कैसे लिखा जा सकता है? 12.5 को ये, और बटे वाला 100 है जी। ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आया 17/16। 17/16 को लिख सकते हैं 1 सही 1/16, तो यानी 21 और 1 22, यानी आंसर 22 तो होगा ही होगा, यानी एक तो रहेगा। 1/16 का डेसिमल आप जानते हैं 0.0625 होगा। देखिए इन डाटा को याद रखिए, 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125, 1/16 मेरे बच्चे 0.0625। ये डाटा आपको याद रखना है। तो यहां से कहानी समझ में आ गया कि 22.0625 है। दूसरा खेल ये भी था कि अगर हम फ्रैक्शन बना के एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हैं, तो भी हमें 12.5 और 8.5 का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, तो मैं एक बात तो समझ रहा हूं, क्या कि सोच के देखना थोड़ी देर, समझ के, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पहले पड़ ही गया होगा। ये तो एक्यूरेट निकालना सिखा दिया। मान लो मेरे बच्चे ये तो 21 हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि यार यहां 12.5 और 8.5 लिखा है ना, यार मैं क्या कर रहा हूं, इसे 13 लिख ले रहा हूं, इसे बढ़ा दिया, और इसे मैं 9 लिख लेता हूं, सिर्फ समझाने के लिए, ध्यान से देखना। तो 13 गुना 9 भी करता ना मैं, तो भी 117 आता, और 117 को 100 से भाग देता तब भी 1.17 आता, आना। यानी अगर मैं यहां 13 लिख देता या 9 लिख देता, तब भी 13 नहीं में 117, यानी 1.17 आता। अब मैं इन्हें जोड़ता तो मेरा आंसर आता 22.17।
यानी मेरा आंसर हर हाल में 22.17 से तो छोटा आना था। यानी मैं और मोटी बात करूं तो इस एक को पकड़ के चलो कि 22.17 से तो छोटा आना था। यहां है 6, अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो ये तो बड़ा है, इसलिए आंसर कट गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपसे कैलकुलेट करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 30% की दो कार्मिक वृद्धियां 30% की दो कार्मिक कमियों से कितने परसेंट अधिक है। देखो यार, 30% के दो सक्सेसिव इंक्रीज अगर हम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 30 जमा 30 मन मन में, और 30 गुना 30/100। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो 30, तो यह आएगा कितना, 9, और ये 69। तो इंक्रीज जो आएगा वो आएगा 69%। अगर यही डिक्रीज होता तो यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां माइनस होता, यहां पे भी माइनस होता। आपने कहा सर बिल्कुल सेट मामला है। तो 30 और 30 -60 हो जाता, और ये 9 घटा देते, तो 60 में से 9 घटाते हम कहते हैं 51% का इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? तो हम यहां कह रहे हैं कि 69% का अगर दोनों इंक्रीज कराते तो 69% का इंक्रीज होता है या 51% का कुल मिला के डिक्रीज होता। अब सवाल में मुझसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जो इंक्रीज है ये डिक्रीज से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। डिक्रीज से कितना परसेंट कम या ज्यादा। तो मेरे बच्चे बताओ ये कितना ज्यादा है। तो 9 में से 1 गया 8, और 6 में 5 गया 1, यानी 18। अगर ये 17 होता, देखो 17 होता तो 17 थी 51, 1/3 यानी 33 से 1/3 सीधा उड़ता। लेकिन अभी मैं करके समझाता हूं। तो 18 ज्यादा होता 51 से, तो 100 पे कितना। ये हमारा सवाल है। अब एक बात समझो, अगर मेरे बच्चे यहां 54 होता तो 18 थी 54, 1/3 आंसर आता 33.33। आप कहते हैं हाँ सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये 54 से छोटा है। तो फ्रैक्शन में नीचे वाला टुकड़ा जितना छोटा होगा उत्तर उतना बड़ा आएगा, यानी आंसर 33.33 से बड़ा आएगा, मतलब 35.29 आएगा। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कर रहा है, कह रहा है अगर किसी संख्या को 20% और 30% दो सक्सेसिवली बढ़ाना है, तो अगर 20% और 30% बढ़ाएंगे तो कुल मिलाकर कितना इंक्रीज होगा, 20 जमा 30, 20 गुना 30/100। तो यह आएगा मेरे बच्चे 50, और 3 दूनी 6, 56%। यानी अगर हम दो सक्सेसिव इंक्रीज कराएंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आपने कहा तो 56% बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 156%। लेकिन कह रहा जी हमने क्या किया, इस चीज को 22% घटा दिया। तो 22% घटा दिया तो 100 में 22% घटाएंगे तो बच्चा कितना, 78%। यानी वो चीज हो कितनी गई, 78%। तो मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई जो ये रिजल्टेंट नंबर आया है ये इस रिजल्ट का कितना परसेंट है। तो देख के पता चला 78 कम 78, 78 दूनी 156, यानी 2 का 1 कितना परसेंट होगा। तो 2 का 1 मतलब आधा, आधा मतलब 50%, यानी ये वैल्यू इसकी 50% होगी। ये मेरा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है कि भाई 25% की दो कर्म यानी सक्सेसिव डिक्रीज किया गया 25% से। तो मेरे निकालोगे मेरे बच्चे कमी को, तो 25% की कमी, फिर दोबारा 25% की कमी, और यहां फॉर्मूले में 25 गुना 25/100 करोगे। दोनों कमी ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे ये आया -50, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 625/100 यानी 6.25। तो 50 में 6.25 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 43.75, यानी इक्विवेलेंट जो कमी है वो 43.75% है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे। अगले केस में कह रहा है जी दो 25% की सक्सेसिव इंक्रीज भी करो। तो इंक्रीज करेंगे तो यहां प्लस और यहां प्लस, तो 50 25 25 50 और 56.25, तो ये वाली वैल्यू आई 56.25। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये इंक्रीज है मेरे बच्चे, और ये डिक्रीज है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि जो डिक्रीज है वो इंक्रीज का कितना परसेंट है या कितना कम है। कहता है प्रतिशत वृद्धि से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो मेरे बच्चे, यहां में एक ही बात नोटिस करनी कि ऑप्शन कहां है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो हम यहां अंदाजा पकड़ते हैं, यहां 56 ही ले लेते हैं, और यहां 43 या 44 ले लेते हैं। तो कितने की कमी है सर, 12 की कमी है, 12 की कमी। तो 12 की कमी 56 पे, तो 100 पे कितना। अब बस लगभग पकड़ रहे हो, 12 5 60। अगर 60 होता तो 20% आता, 60 से कम है तो 20 से ज्यादा आएगा, 20 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए। दूसरा एक है, जब इतनी दूर दूर ऑप्शन है तो हमें ये घटा के भी देखने की जरूरत नहीं थी, ये वाली चीज लगभग लेके भी चल लेते। दूसरा तरीका मैं फ्रैक्शन से भी समझाता हूं, ध्यान देना। क्या फ्रैक्शन वाला समझना भाई, क्या कहानी है देखिए ध्यान से। अगर 25% की दो क्रम में कमी हो रखी, तो 25% का मतलब ना 4 से कोई चीज 3 हुई, 4 से कोई चीज 3, यानी हम यहां कह देंगे 16 से कोई चीज कितनी हो गई, 9। तो 16 से 9 हो गई तो कितने की कमी हुई, 7 की। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी 7 का डिक्रीज हुआ, बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर मेरे बच्चे में बात करूं इंक्रीज की, तो कह रहा 25% का इंक्रीज है। तो 25% का इंक्रीज का मतलब ना कि 4 से कोई चीज 5 हुई, 4 से फिर 5 हुई, क्योंकि 2 इंक्रीज है तो 25 हो गई। तो मेरे बच्चे वही 16 रखा है दोनों ही जगह, तो 16 से 25 हुई मतलब कितने का इंक्रीज, 9 का इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया 9।
तो वो ये कह रहा है कि जो ये डिक्रीज वैल्यू है ये इंक्रीज से कितनी कम है, तो 2 कम है। कितने पे? 9 पे। 1/9 कितना होता है जी? 1/9 होता है 11.1111%। तो 2/9 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 22.22%। यानी ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे लेवल 2 पे क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल, एक वस्तु की लागत मूल्य में पहले 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की इंक्रीज की जाती है और अंतिम मूल्य 540 रुपए हो जाता है, तो मूल लागत क्या आ रही है? देखिए यार, यहां पे क्या है कि परसेंटेज रिजल्ट ना देके एक्चुअल वैल्यू लास्ट में आपसे देगा। जब भी एक्चुअल वैल्यू देगा ना, तो इसका एक ही तरीका काम करने पर, वो ये कोशिश करिए सवाल को फ्रैक्शन पे लेके जाया जाए। अगर फ्रैक्शन बेकार हो तो सक्सेसिव पे जाए। कह रहा जी 10% की कमी की मतलब 10 से 9 हो गया, फिर 20% का इंक्रीज किया तो 5 से 6 हो गया। तो हम कहेंगे जी 50 से कोई चीज 54 हो गई, या आप चाहते तो इसे काट भी सकते थे, 2 3 6 2 5 10, यानी 25 से कोई चीज 27 हो गई। यानी जो चीज अब 27 यूनिट है वो पहले थी 25 यूनिट, जबकि कह रहा है कि आखिरी में मूल्य 27 यूनिट नहीं 540 रुपए। तो 27 यूनिट 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25 गुना 20 यानी 500। यानी एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो उसकी कीमत थी वो 500 रुपए थी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज ₹30,000, द वैल्यू ऑफ द मोबाइल डेप्रिशिएट बाय 12% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इट डेप्रिशिएट बाय 15%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोबाइल आफ्टर 2 ईयर? कह रहा भाई पहले साल 12% घटी, दूसरे साल 15% घटी, 2 साल बाद बताओ कीमत कितनी हो गई। देखो मेरे बाबू, अगर ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन थोड़े नजदीक है, बाकी ऑप्शन दूर दूर है। चलो दोनों मेथड से एक्सप्लेन करता हूं। 12% अगर डेप्रिशिएट हुई है तो 4% 1/25, 12% 3/25, यानी किसी चीज की कीमत 25 से हो गई 22। आपने कहा जी ठीक है। फिर कहता है कि 15% फिर डेप्रिशिएट होगी, 15% का मतलब बना 3/20, तो 20 से फिर हो गई मेरे बच्चे कितनी? 17। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों, ये है हमारी इनिशियल वैल्यू और ये है हमारी फाइनल वैल्यू। तो जो भी हमारी फाइनल वैल्यू होगी उसके अंदर 22 मौजूद होगा, 22 का मतलब 11 मौजूद होगा। तो जो भी मेरा आंसर आना चाहिए उसका हर हाल में जो आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हम पहले स्टेप पे समझ गए। तो सबसे पहला काम 11 की डिविजिबिलिटी, ये भाग नहीं जाएगा, ये नहीं जा रहा। 4 2 6, 4 2 6 ही भाग चला जाएगा। 2 और 2 4 और 5 9, 5 और 5 10, ये भी भाग नहीं जाएगा। तो मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन गया, बी मेरा राइट आंसर डायरेक्ट हो। दूसरा, अगर हम रिलेट करना चाहें तो हम कर देंगे भाई 25 गुना 20, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई इतनी, तो 22 गुना 17 की वैल्यू कितनी? हम यहाँ डिजिटल सम लगाए या कुछ और करें, है ना? एक तरीका ही है। लेकिन जैसे ही 11 दिखाई दिया, 25 से 22 हुई, मतलब 11 का मल्टीपल आना आंसर, तुरंत पकड़ लिया कि 11 देखो ऑप्शन में क्या है। दूसरा, इसी सवाल को हम एक और मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, और वो ये, हाँ ये ठीक कह रहे हो यार, ये 14 नहीं 15% आएगा भैया, मैंने इंग्लिश पढ़ा। 15% करेक्ट है, हिंदी में गलत है, इसको काट के 15 ही रख लेना भाई, ठीक है। दूसरा तरीका, इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर हम सक्सेसिव पकड़े तो मेरे बच्चे 12 की कमी, फिर 15 की कमी, फिर 12 गुना 15, दोनों माइनस होते तो प्लस ही हो जाना है। तो 12 15 27 और 12 15 180, तो ये आएगा प्लस का 1.8। तो 27 में से 1.8 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 25.2, यानी 25.2% की तो कमी होगी ही होगी। यानी 25% की तो कमी होनी ही होनी है, ये तो तय है ना। 25% का मतलब क्या हुआ भाई? 30,000 का 25% हो गया 7500, यानी 7500 की कमी करेंगे तो 22,500 के आसपास आंसर आएगा, और 22,500 से भी छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि 25.2 है, तो 22,500 छोटा ना ये है ना ये तो बहुत ही छोटा है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। तो हम अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, और आंसर वैसे भी। कह रहा पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिकल आइटम की कीमत 10% बढ़ी, अब 10% घट गई। कहता अब उसकी कीमत 66,000 है, तो पिछले वर्ष की शुरुआत में उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कीमत कितनी थी? 1 दशमलव स्थान तक। यानी यहां मल्टीपल मल्टीपल नहीं लगेगा मेरे बच्चे। कारण क्या है कि उसने बोला करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो यानी सोल्व करना पड़ेगा। आओ बाबू, देखो यार, एक साल आपने 10% बढ़ाया, दूसरे साल आपने 10% घटाया, तो 10 बढ़ाया 10 घटाया। आपको वैसे भी पता है इस सेमी रेट जब से बढ़े सेमी रेट से घटे तो हमेशा ही कमी होती है, कितने की? एक्स स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग 100/100। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि फाइनल जो कीमत है वो 1% घटेगी। 1% घटेगी मतलब, यानी अगर कीमत 100 रही होगी तो अब कीमत हो जाएगी 99। डिटेल में करें तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट करा 66,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 66,000 बटे 99, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये एग्जैक्ट मेरा आंसर होगा। हाँ जी, सोल्व कर सकते हैं आंसर। लेकिन अगर आप समझदार बच्चे हैं
तो आपको ये पता है कि 66,000 जो वैल्यू है वो 99% को रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे 100% की वैल्यू लानी है। 99% का मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे 1% घट के 66 आनी चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग ये दौड़ाओ कि जो भी आंसर होगा वो 66,000 के बिल्कुल नजदीक होगा और 66,000 से थोड़ा ही बड़ा होगा, क्योंकि ये 99 को बता रहा है और हमें एक बढ़ाना है बस इसका। तो मेरे बच्चे 66,000 से थोड़ा बड़ा ये है, ये मेरा आंसर हो सकता है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा है, ये मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही तो परसेंट बढ़ाना है। ये 66,000 है और मुझे 1% बढ़ाना है, तो ये मेरा ऑप्शन सी यहां दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके करें, क्यों कैलकुलेशन में माथा पच्ची करें। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे हाँ है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखो, ये 100% है तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 66,666 की 1% कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 666 हो जाएगी। तो इसमें से 666 घटाओगे तो 66,000 ही तो बचेगा। ऐसे चेक कर लो। आइए, कहते हैं पहले 8% बढ़ाया, फिर 3% घटाया, 2619 प्राप्त हुआ। उस संख्या का 5% क्या होगा? देखो मेरे भाई, पहले 8 बढ़ाया फिर 3 घटाया, तो 8 बढ़ा 3 घटा, तो 8 या 24 यानी 0.24। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो 8 में 3 गया 5, 5 में से घटाएंगे तो 4.76%, यानी अल्टीमेटली इतने का इंक्रीज हुआ उस चीज में। और इंक्रीज होने के बाद उसकी कीमत आई मेरे बच्चे कितनी? 2619। 2619। अब कहता है इसी संख्या का 5% बताइए क्या होगा। देखिए, यानी कोई चीज 100% रही होगी अपने आप में, तो अब ये दो काम करने के बाद उसकी कीमत होगी 4.76% बढ़ के 104.76%। ये है अब उसका नया प्राइस, नई वैल्यू, न्यू वैल्यू। जबकि सवाल में कह रहा है उसकी जो न्यू वैल्यू है वो है मेरे बच्चे 2619 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 2619 बटे 104.76। तो 100% की, चलिए इतना ही छोड़ दें अभी, एक बार इतनी बात समझो। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ओरिजिनल वैल्यू तो किसी भी नंबर का अपने आप में कोई भी चीज क्या रहेगी? 100%। तो ये होगी ओरिजिनल वैल्यू। अब मान यहां पे भी नहीं रहा, कह रहा है मुझे ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल वैल्यू का 5% चाहिए, यानी इसका 5% चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, इसका 5% चाहिए। देखो मेरे राजा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझ के जवाब देना। क्या ये डेसिमल है? बटे 2 जीरो आएगी, इस 2 जीरो से कट जाएगी, डेसिमल हट गया। यानी ये तो तय है कि ऊपर 100 भी मौजूद है और 5 भी, लेकिन ये इवन नंबर है तो 100 में कुछ काटेगा, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ 25 तो बचेगा ही बचेगा और 5 यहाँ बचेगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। 125 से ये भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका कि अगर हम इसे कैलकुलेट करने पे जाएं तो देखो भाई, कैलकुलेट करते हैं। अगर ध्यान दोगे तो 19 चौक 76 हो रहा है और 26 चौक 104 होता है, यानी इसका 4 गुना है। और 4 से काटोगे तो 25 आया, 25 पंजे 125 मेरा डायरेक्ट आंसर है, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। दूसरा मेरे बच्चे, हम इस सवाल में यह भी कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी उठा सकते हैं। स्टार्टिंग से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू उठा ले। अब देखिए भाई, अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू उठाएं तो 8% का मतलब ना 2/25, यानी 25 से कोई चीज 27 हुई। 3% घटाया तो 100 से कोई चीज 97 हुई। तो ये भाई 27 गुना 97 जो है मेरे बच्चे, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2619 को। तो भैया ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई 100 गुना 25, तो ये थी ओरिजिनल वैल्यू। अब कह रहा है जी ओरिजिनल वैल्यू का भी 5% बताओ। 5% मतलब 5/100 बताओ। फ्रैक्शन से भी करेंगे बात वही, यानी 100 से 100 कट जाना है। अब मेरे बच्चे 9 से कटेगा, लेकिन आप यहां से चेक कर लेंगे 25 पंजे 125 आ रहा है, बात ही खत्म। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल अनेकों बार पेपर में पूछा गया, पता नहीं क्यों। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत में R% की कमी की गई, या R% का इंक्रीज किया गया, फिर R% की कमी की गई। तो फाइनली हमें पता है ऐसे केस में R²/100% की कमी होनी। आपने कहा हाँ सर ये बात हम जानते हैं कि R²/100% की कमी होनी। अगर मैं आपसे कहूं कि यार R²/100% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये परसेंटेज हटा के 2 जीरो टिक दो, ये हो जाएगी। इसका मतलब अगर किसी चीज की ओरिजिनल कीमत 10,000 रुपए है, किसी चीज की ओरिजिनल कीमत 10,000 रुपए है, तो अब उसकी जो कीमत हो गई वो 10,000 माइनस R² होगी। भाई ओरिजिनल इतनी थी तो अब इतनी कमी, मतलब इतनी हो गई। आपने कहा ठीक है, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर ये है उस आर्टिकल का, तो न्यू प्राइस है मेरे बच्चे ये। आपने कहा ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 10,000 माइनस R² ये नया प्राइस है, जबकि कह रहा है नया प्राइस अब 1 रुपया, अब नवीनतम कीमत 1 रुपया, न्यू प्राइस इज 1। तो अगर 10,000 माइनस R² 1 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/10,000 माइनस R²।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गुना 10,000। ये मेरा राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन ए ही है जो दे रहा है, बाकी कोई है ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या कहने लग रहा है, सवाल में वो ये कह रहा है कि एक देश की जनसंख्या में 2020 से 21 तक P% की कमी आई और बी में Q% की कमी आई, ऐसा सवाल कह रहा है। देखिए ध्यान से, कहता है देश ए की जनसंख्या 2020 से 21 तक P% की कमी आई, यानी 2021 में, मैं ये कह सकता हूं कि 2021 में, और ये है 2020 में। अगर ए शहर की जनसंख्या 100 थी तो यहां हो गई 100 माइनस बी। आप बेटा जी बिल्कुल ठीक है। जबकि बी में Q% की कमी आई, जो बी शहर है उसमें एक्चुअल में Q% की कमी आई, यानी 100 था तो 100 माइनस Q आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जहां P Q से बड़ा है, कहता है जी P की जो वैल्यू है वो Q से बड़ी है, P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है जी। तो इससे कुछ मदद मिलेगी नहीं, क्योंकि सारी ऑप्शन में P माइनस Q है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात का। अगली लाइन में पूछते हैं, कह रहा है लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इन द गिवन ईयर। कहता है x जो है ना वो रेशियो है, यानी 2020 में ए और बी की पॉपुलेशन का रेशियो भी x है और 21 में भी ए और बी की पॉपुलेशन का रेशियो x है। तो 2020 में अगर ध्यान से देखोगे तो रेशियो आया 1, ये भी x ही नाम दिया गया, और बी में रेशियो यही ना, 21 में रेशियो यही है, 100 माइनस पी बटे 100 माइनस क्यू। आपने कहा जी ये बात ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई 2020 से 2021 तक x में कितनी कमी आई, तो जो रेशियो पहले 1 था वो रेशियो इतना हो गया, तो इससे कितना कम है तो निकालो पहले। और पूछा उसने है 2020 से, यानी 1 से कितने की कमी आई, तो मेरे बच्चे घटाओगे इसे तो ये आएगा एलसीएम 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू, माइनस करेंगे तो माइनस 100 प्लस पी। तो मेरे बच्चे हम कहेंगे P माइनस क्यू की कमी आई, कितने पे, 100 माइनस क्यू पे, मतलब इतने की कमी आई किस पे, ओरिजिनल रेशियो पे। ओरिजिनल रेशियो क्या था 1, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 100 इंटू P माइनस क्यू अपोन में 100 माइनस क्यू। तो बेटा ये देखो कि अपोन में 100 माइनस क्यू कहां है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए। ये मेरा आंसर हुआ डायरेक्ट। एक तो तरीका इस सवाल को करने का ही है। दूसरा तरीका है कि हम अलजेब्रिक वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट करके सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे इस सवाल में उसने एक बात कही कि भाई जो P है वो Q से बड़ा है, तो मैं क्या करता हूं, P को मान लेता हूं कि भाई 2% है और Q की वैल्यू मान लेता हूं 1%। कुछ भी माननी है तो मैं छोटी से छोटी मानूंगा, बड़ी क्यों लूंगा। तो पहली लाइन में कह रहा है कि भाई जो A है उसमें कुल मिला के P% यानी 2% की कमी हुई, माने 100 से कोई चीज कितनी होगी भैया 98, और बी में 1% की यानी 100 से कितनी होगी जी 99। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1 और ये आएगा 98 बटे 99। तो कितने की कमी होगी 1 से इतने में, तो आप कहेंगे जी 1 बटे 99 की कमी, किस पे, 1 पे, तो 100 पे कितनी, यानी आंसर आएगा 100 बटे 99। तो असली मोटी बात यह है कि बटे 99 चेक करो कहां आ रहा है, तो P की 2 है और Q की 1, तो Q 1 रखेंगे तो 99 आ जाएगा, या P 2 रखेंगे 98 आ जाएगा, या 100 है या 101 है। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ए ऑप्शन ही अपना जस्टिफाई होगा। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली, कह रहा है 2 बार बढ़ाया गया है। द फाइनल प्राइस इज दिस एंड इनिशियल प्राइस इज दिस, द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सेकंड टाइम वाज द ट्वाइस परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द फर्स्ट टाइम। कहता है जी किसी चीज की कीमत शुरुआत में थी 1000 रुपए, इस पे सबसे पहले हमने X% का इंक्रीमेंट किया, बहुत बढ़िया जी, फिर ये कीमत हो गई, फिर जो कीमत आई उस पर अब हमने डबल इंक्रीमेंट किया यानी 2X% का, और कुल मिला के फाइनल हो हाके इसकी कीमत हुई 2295, 2295 फाइनल कीमत आ गई मेरे बच्चे 2295। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है तो भाई ये बताओ कि दूसरी बार में कीमत कितनी बढ़ाई गई, यानी आपसे एक्चुअल में 2x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, 2x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। अब दो तरीके से, एक तो तरीका सोल्व करके डिटेल, दूसरा हम ऑप्शन से जाएं, और ऑप्शन से भी ना जाके अप्रोक्सीमेशन जाएं। कैसे भाई, 1000 से कोई चीज 2295 हो गई तो मतलब 1295 का इंक्रीमेंट हो गया, 1295 मतलब 1300 के नजदीक हो गया, नहीं 1300 का इंक्रीमेंट हो गया, और 1000 पे 1300 का इंक्रीमेंट होना मतलब 130% का इंक्रीमेंट होना। 1300 नहीं हुआ, 1300 बढ़ा है, मतलब 130% का इंक्रीमेंट है। अब मुझे जो भी वैल्यू लेनी है वो ऐसी वैल्यू लेनी है कि फाइनल रिजल्ट 130% के आसपास इंक्रीमेंट का डाल दे। अगर मैं 25 लेता हूं 2x की वैल्यू, तो ये 25 हुआ, ये 12.5 हुआ, 25 और 12 37, नजदीक भी नहीं भटकेगा। अगर मैं 35 लूं तो भी नजदीक नहीं भटकेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे 35 लूं तो ये 35 का आधा 17.5 हो गया मेरे बच्चे, 35 और 17 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे कितना बैठेगा, अब लगाओ 51 के आसपास बैठेगा, 52 के आसपास, और फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो यानी 60 से नीचे रह जाएगा, जबकि हमें इंक्रीमेंट क्या चाहिए 130 का।
मेरी बात समझ रहे हैं? उसने ये वैल्यू नहीं पूछी, उसने ये वाली वैल्यू पूछी 2x। तो अगर मैं 70 ले लेता हूं 2x की वैल्यू, यानी ये इंक्रीमेंट 70% ले लूं, तो ये नेचुरल है 35% होगा। अब यहां अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूं तो 70 और 35 कितना हो गया? 105। और फिर 70 गुना 35 करेंगे तो 7 5 35 और 7 21 और 3 24, तो 24.5 यानी 129.5 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, जो एक्चुअल में हमको चाहिए। यानी इसका राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चे वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी मेरे बच्चे इसका राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ है ना, ऑप्शन सी मेरा इसका राइट आंसर हो। तो इसे हम ऑप्शन से जाएंगे। देखो मेरे बच्चे, ये एमटीएस 2024 का है। सवाल कह रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाई 5% एंड द सेकंड ईयर इट इज डिक्रीज बाई 6%। कहता पहले साल 5% बढ़ गई, दूसरे साल 6% घट गई। तो फिर ओवरऑल क्या होना है? 5 गुना 6 बटे 100, यानी 6 में से 5 गया -1 और यहां आएगा -0.3। हाँ जी, तो यानी -1.3% की कमी होगी। ये बात बिना लिखे भी आप आराम से कर सकते हैं। सवाल में कह रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी पॉपुलेशन इतनी है तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी? देखो बाबू, जो भी जनसंख्या थी उसमें 1.3% की कमी की गई। अगर मैं डिटेल में कहूं तो ये कहूंगा यार 100 थी तो 1.3 की कमी कर दी तो अब आ गई 98.7, यानी अब इतनी जनसंख्या होगी। देखो पहले साल 5% बढ़ी है मेरे बच्चे, दूसरे साल 6% घटी है, तो 6 में 5 गया 1, 6 5 30, यानी 0.3 यानी -1.3 की कमी है। तो 98.7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 35,532 को, 35,532 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, 1 0। अब अगर मुझे कैलकुलेशन में दिमाग दौड़ाना हो तो मैं ये कहूंगा कि देखो सर, आखिर में 3 0 आनी चाहिए, तो इसमें 3 0 नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं मेरे। अगली बात ये है कि सर, अब मुझे ये पता है कि जो यूनिट डिजिट है वो 6 है यहाँ, और वहां यूनिट डिजिट 8। तो 7 को 6 से गुना करके 2 आएगा या 7 को 8 से गुना करके 2 आएगा? तो सर 7 6 42 6 से आएगा, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर। लेकिन मैं कहूंगा यार ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है इस तरीके के सवालों को उठाने का, और एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये मेथड भी प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड आपका खा जाएगा। मतलब 15-20 सेकंड नहीं, लेकिन 10-12 सेकंड तो खाएगा ही खाएगा। लेकिन अगर आप थोड़े से समझदार हैं और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टिप्स पे हो जाती है तो आप एक बात तो समझेंगे, और वो बात यहां पल्ले ये पड़ेगी कि सर पहले साल जनसंख्या 5% बढ़ रही है, दूसरे साल 6% घट रही है, तो कुल मिला के इक्विवेलेंट इंक्रीज या डिक्रीज बड़े आसानी से निकल जाएगा। 6 में से 5 गया, यानी 1% तो यहां कमी आ गई, और 6 5 30.3 यहां, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सर 1.3% की अल्टीमेट कमी आएगी। और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, तो जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें से 1.3 घटाने के बाद 35,532 आया, यानी मेरा आंसर 35,532 से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो 35,532 से बड़ा कौन सा है? क्या ये छोटा है? तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब या तो मेरे बच्चे आंसर ये होगा या ये होगा या ये होगा। आपने कहा ये बात भी समझ में नहीं। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि दौड़ाओगे ना ढक्कनों, तो तुम्हें यह पता है कि 38,000 का 1% कितना होता है? 380। तो मैं 380 अगर घटाऊंगा, और 0.3 हो रहा है यानी एक से थोड़ा ज्यादा, मैं कह रहा हूं अगर 1% भी घटाएंगे यानी 38,000 में से 380 घटाएंगे तो क्या ये वैल्यू आ रही है? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 1,000 भी घटा दोगे आप तब भी ये वैल्यू नहीं आएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 35,532 का जो उत्तर है वो लगभग 35,532 से लगभग 400 रुपए ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इस पे जाता हूं, ये गलत हो गया। इस पे आता हूं 37,568, मैं कहूं इसका 1% बताओ तो आप कहेंगे 375। तो इस चीज में से 375 में घटा भी दूंगा तो क्या इसके नजदीक पहुंच पाओगे? तो भैया ये तो यही 37,000 समथिंग रह जाएगा, जबकि यहां 35,000 है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो वैसे ही पता चल रहा था केवल और केवल एक ही ऑप्शन है मेरे बच्चे, ए, जो इसके नजदीक है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आते हैं मेरे बच्चे लेवल 3 पर प्रैक्टिस में। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 16% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, देन नंबर शो ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाई 40%। कहता है जी पहले एक नंबर को 16% बढ़ाया गया, फिर मेरे बच्चे 20% बढ़ाया गया, और फिर मेरे बच्चे माफ करना भाई 40% घटाया गया। अब कह रहा है कि फाइनल बताओ यार क्या हुआ। देखो बच्चे, अब ये टोटली हमारी समझ के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे खेलना चाह रहे हैं। मैं तो समझदार हूं तो मैं पहले इन दोनों के साथ खेल जाऊंगा, ठीक है। 40-20 को सेटल कर दूंगा, 20-16 को सेटल कर दूंगा, कैलकुलेशन है। जैसे मान लीजिए मैं 20 और 16 को करता हूं, तो मेरे बच्चे 20 और 16 कितना हुआ? 36, और 20 16 32, 36 और 3 39.2। ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए मन ही मन में। कैसे? देखो 16 जमा 20 जमा 16 गुना 20 बटे 100। मन ही मन में पढ़ोगे 16 दूनी 32 और ये 39 ना 36 और 3 39, यानी मेरे बच्चे ये 39.2, ये कुल मिला के इतना बैठेगा। अब माइनस है 40। आपने कहा जी मामला सेट है, इसको सेट करते हैं। अब हमें देखना है कि
कितने परसेंट की कमी हुई। तो मेरे बच्चे इन दोनों को सेट करोगे तो सीधी सी बात है 0.8% की कमी हो तो यही होगी, एक्स प्लस वाई करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो वो वैल्यू भी माइनस में आएगी। जब माइनस में जाओगे तो आपको पता है कि इनकी गुना करेंगे तो 2 जीरो पहले से रहता है, एक यहाँ पे है तो 3 जीरो आएंगी, तो गुना करोगे तो 1 जीरो, 4 दूनी 8, 4 नीम 36 और 4 तीन 12 और 3 15, तो यानी 15.68 आना। आपने कहा जी हाँ ये बात भी सही, तो यानी 15.68 और लेने, तो 8 8 6 14 5 1 6 यानी 16.48% की कमी आएगी। तो 16.48 के आसपास मेरे बच्चे यही ऑप्शन है। इन चीजों में आपको थोड़ी स्पीड बनानी होगी। देखिए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहे एक संख्या को पहले 10% कम किया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो बताओ फाइनल में क्या काम हुआ। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते, नहीं तो आप सिंपल देखिए, पहले 10% घटाया, फिर आपने 30% वैल्यू बढ़ा दी, एंड देन मेरे बच्चे आपने फिर 20% घटाया। मैं अगर सक्सेसिव में दिमाग दौड़ाऊं तो बहुत मेहनत का काम नहीं है। इन दोनों को सेटल करूंगा, 10 और 20 30 ये हो गया, और 20 ढाई 200, 2 घटा दूंगा यानी 28%। तो 28% की कमी तो हो गई मेरे बच्चे मोटी मोटी, ये वाली 28% की कमी तो हो गई, ये दोनों मोटी मोटी। अब ये 30% का इंक्रीज है, इसको और चेक कर लेते हैं भाई क्या कहानी कह रहा है। तो 30 में से 28 गया, 2% का इंक्रीमेंट तो यहां आ गया। 28 थी कितना होता है 84, तो 8.4 ये हो गया, तो माइनस 8.4, 8.4 को घटाएंगे तो 8 में से 2 गया, 6.4 की कमी आई, यानी मेरे बच्चे 6.4 की कमी आ रही है, यानी 6 सही 2 5% की कमी आएगी। आप जानते हो ना 1/5 जो होता है वो डेसिमल में 0.2 होता है, तो 2/5 जो होता है वो डेसिमल में 0.4 होता है, यानी 6 सही 2/5% की कमी। अगर हम फ्रैक्शन से करते तो भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। 10% कम करना, मैंने 10 से कोई चीज 9 हुई, फिर मेरे भाई 30% बढ़ाना तो 10 से कोई चीज 13 हुई, फिर 20% घटाना तो मेरे बच्चे कितना हुआ 5 से 4 हो गया। 500 से ही मेरे बच्चे 13 में 117, 4 से करेंगे 468, फिर यहां घटाएंगे कितना है 32 की कमी 500 पे, तो 100 पे कितना, तो 6 से 2/5 की। तो फ्रैक्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी कह रहे द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज सक्सेसिवली बाई 10 5 एंड 15%। कहते हैं स्कूटर की कीमत लगातार 3 बार बढ़ाई गई है, 10 5 और 15% के हिसाब से, 10%, 5% और 15%। तो कहता फाइनल प्राइस बताओ। तो पहले इन दोनों को सेटल करते हैं, 15 और 5 20 और 15 5 75, यानी 20.75। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और भी देखा करो कि ऑप्शन नजदीक है या दूर है। जैसे इस सवाल में ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैं 20.75 पे जाऊंगा ही नहीं, मैं इसको नजदीक ले जाऊंगा। लेकिन चलो डाटा आसान है तो मैं 10 से ले लेता हूं। अगर 10 से लेके देखूंगा तो 20 और 10 30.75, तो ये हो गया। समझो यहाँ 21 होता 20 की जगह, अगर 21 लिखा होता तो 21 को 10 से, देखो ध्यान से, यहाँ 21 होता तो 21 और 10 कितना था 31, तो ये आ जाता, और 21 को 10 से गुना करते 210, यानी 2.1 ही आ गया, तो ये आता मेरे बच्चे 33.1, 33.1। तो 33.1 के नजदीक कौन सा आ रहा है मेरे बच्चे, ये ऑप्शन। ठीक है जी। अब मैं एक्यूरेट पे अगर लेके जाऊंगा इसे, तो देखो यार इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30.75, तो ये बैठ गया। आपने कहा जी हाँ। और जब आप इसकी गुना करोगे तो ध्यान रखना बटे 100 रहता है तो 2 अंक और शिफ्ट होता है, तो गुना करोगे तो 1 जीरो यानी 1 अंक और शिफ्ट होगा, यानी आएगा 2.075, 075। और जब जोड़ोगे तो 5 7 5 12 7 और 1 8, तो आएगा 32.825, यानी ये मेरा आंसर। तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का दिमाग दौड़ाएगा। कह रहा है जी रमेश की तनख्वाह पहले 35% बढ़ी, यहां डिनोट कर दे रहा हूं जी, पहले 35% बढ़ी, फिर मेरे प्यारे बच्चों 40% घटी, बहुत सुंदर जी, फिर 25% बढ़ी। मैं क्या करूंगा पहले बड़े बड़े को सेट कर देता हूं, 25 और 35 कितना हो गया 60, और भाई 25 से गुना करेंगे, 25 चौकू 100, 4 नीम 36, यानी लगभग 9 पे। ऑप्शन देखने तो दूर दूर है नजदीक, दूर दूर है। देखो यार मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को सेटल करूंगा तो x प्लस वाई 25 जमा 35 करा 60, फिर मेरा होगा गुना 35 गुना 25 बटा 100, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 नीम 36, यानी लगभग 9 बैठेगा, तो यानी 69% से थोड़ा छोटा बैठेगा। बस लास्ट में इस बात को ध्यान रखना, नहीं नहीं तो भैया फिर एक्यूरेट लेके जाओ। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर यहां जो आया वो लगभग 69% पे बैठेगा। ध्यान रखना लास्ट में कैलकुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, और यहां है मेरे बच्चे -40%। पहले इतनी बात समझो। अब देखो 69 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो ये आया कितना मेरे भाई 4 2 6 29% का ग्रोथ तो यहां आ गया लगभग, यानी 29 से थोड़ा छोटा होगा प्लस का। और जब गुना करूंगा मेरे बच्चे तो देखो यार 4 नीम 36, 4 6 24 और 3 27, 276, यानी 27.6 की यहाँ पे मेरे को क्या करनी पड़ेगी कमी, तो 27.6 की मैं यहाँ कमी करूंगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 9 से कम था, तो मैं मान लो 9 भी लेता हूँ, 29 में से ये घटाता हूँ तो 9 में से 7 गया मेरे बच्चे, मतलब ये आएगा 1.4, 1.4।
यानी 1.4 का कुल मिला के इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ध्यान रखना यह 29 नहीं था, 29 से कम था, तो इसका मतलब 1.4 से भी कम का इंक्रीमेंट होगा। तो 1.4 से भी कम का इंक्रीमेंट करे तो ये तो 2 से बड़ा इंक्रीमेंट हो गया, और ये 2 से छोटा इंक्रीमेंट है, ये मेरा आंसर डिक्रीज होगा ही नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। देखिए यार, इस वाले में क्या करते हैं, एक संख्या को पहले 12 बढ़ाया गया, फिर 23% बढ़ाया गया। कहता है जी पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23% बढ़ाया गया, और फिर मेरे बच्चे 34% घटाया गया। मैं क्या करता हूँ यार, जल्दी से पहले इनको सेटल करता हूँ। 12 और 23 को जोड़ेंगे 35 आया, और 12 से गुना करेंगे तो 12 3 36, और 12 दूनी 24, और 3 27, है ना। तो 2.76 यानी 37.76 बनेगा। 6 से अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो 37.8 लिख देंगे, यानी इन दोनों को सेटल करेंगे तो मेरे बच्चे 37.8 बनेगा, और ये है -34%। आइए जी, अब क्या करें जी, इन दोनों को सेटल करेंगे तो प्लस का 3.8 बैठेगा जब हम x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हमें x प्लस वाई तो करना ही है, साथ में x इंटू वाई यानी -xy हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है। तो क्या करें जी, तो इन दोनों की गुना करनी है। तो गुना करते हो तब ये देखिए कि 378 की आप 34 से गुना कर रहे हो, तो 34 को 30 जमा 4 लिख लो मन में। 30 से गुना करना आसान है, 3 8 24, 3 7 21 और 3, देखो 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, और 3 3 9 और 2 11, 4 से करोगे 4 8 32, 4 7 28 और 3 31, 4 3 12 और 3 15, जोड़ोगे तो 2 4 और 1 5, 5 3 8, तो 122 852 आ गया। तो मेरे भाई एक पे तो दशमलव यहाँ है और बटे 2 जीरो आनी है, तो 3 पे लगना है, यानी 12.8। तो जो माइनस में वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 12.8। तो प्लस में 3.8, माइनस में 12.8, यानी -9%। तो सबसे पहली चीज तो ये कि 9% का डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट नहीं। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।